सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वाबिट। सो आज मैं आप लोग को बेसिकली नीट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे नीट एग्ज़ाम आपका 7 मई को आ रहा है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि आपको रिवाइज कैसे करना है। तो सबसे मेन देकर बच्चों का ये है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग तो फोकस करो कि सिलेबस जितना हो सके कंप्लीट करने के ऊपर बाय द एंड ऑफ अप्रैल, क्योंकि आपको एटलीस्ट 4-5 दिन एटलीस्ट रिवीजन करना पड़ेगा। और नीट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप जैसे कि 50% सिलेबस है 60% सिलेबस में क्रैक कर दोगे। 50% सिलेबस अगर आप मान लो करके जा रहे हो एक सब्जेक्ट का, तो आपको कितना मिलेगा? 720 में 360। लेकिन 360 में आपको कोई कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सबसे मेन दिक्कत बच्चों का यहाँ पे ये आता है कि वो लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एटलीस्ट 90% सिलेबस कंप्लीटेड है और अभी तक जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सो नीट निकलना अभी पॉसिबल नहीं है उसके लिए। जिसका एटलीस्ट कम से कम 80% सिलेबस अभी के समय में कंप्लीट होना चाहिए। और बायोलॉजी तो 100%, बायोलॉजी में तो कोई सुनवाई नहीं है आपकी, क्योंकि बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपको 360 में एटलीस्ट 340 330 तो लाना ही है। क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे जितने भी 600 प्लस स्कोरर रहते हैं उनके बायोलॉजी में कितने 350 360 रहते ही हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा कि आप कैसे कैसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो डर तो लग रहा होगा कि रिवाइज कैसे करें। कोई कोई किताब निकाल के बस बैठ जाएंगे और मतलब पैरेट की तरह पढ़ते रहेंगे अपने नोट्स को कि और एक दिन 1 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ लेंगे और उनका रिवाइज हो गया। बट वो रिवाइज करने का असल तरीका है नहीं। तो रिवाइज देखिए, जैसे कि आपको फिजिक्स रिवाइज करना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे टीचर भी मेरे को ये कहा करते थे कि रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस, कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना अपने किए हुए क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, उतना आपके दिमाग में वो चीज रहेगा। समझे? तो फिजिक्स आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप आज एक क्लास 11 के 3 चैप्टर्स निकाल लीजिए। आप मान लीजिए कि आप आज ने एनएलएम किया, एनएलएम फ्रिक्शन किया, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर, उसके बाद रोटेशन। जैसे कि आप मान लीजिए आप आज इन तीनों के चैप्टर को किया, तो फिर इन तीनों चैप्टर से आपने जितने भी पीवाईक्यू बनाए हैं, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। आपको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि आपके वो सॉल्व किए हुए पीवाईक्यू हैं। आपके सॉल्व किए हुए पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स कितना? आप 3 चैप्टर बनाएंगे, 4-5 घंटे में सब निपट जाएगा। ठीक है, तो यही आपको करना है, बस क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना है, ना कि बस रटना है, फॉर्मूलेस देख लिए हो गया रिवीजन। ऐसे नहीं होता है रिवीजन। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे आपको याद नहीं रहेगा। और नीट पिछले 3-4 सालों से ये दिखा के आ रहा है कि वो पीवाईक्यू ही पूछेगा। 90% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं। आप कोई भी जो आपकी जो एमटीजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आती है या फिर जिसी के भी आती है, तो आप पीछे में देखिएगा, उसके लिखा रहता है कि 90% क्वेश्चन इस साल पीवाईक्यू से आए हैं, 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हैं, 86% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हैं। तो आपको क्या करना है? पीवाईक्यू करना है। ठीक है। अब देखिए, आप अपने एचसी वर्मा बनाया होगा, कोई कोई हाई लेवल नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि 650 प्लस, और 650 प्लस जिसको लाना है उसको वीडियो की जरूरत ही नहीं है, उसको कैसे रिवीजन करना है उसको पता है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको अभी डर लग रहा है कि रिवीजन कैसे किया जाए। तो इसीलिए मैं वो बना रहा हूं, क्योंकि जिसको 650 700 लाना है उसको तो किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी गाइडेड है, उसको पता है कि लास्ट के 15-20 दिनों में उसको क्या करना है। उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसका रिवीजन भी कंप्लीट होगा, वो बस अपने टेस्ट दे रहा होगा, मार्क्स हिसाब कर रहा होगा कि उसके कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जब आपको फिजिक्स में कहा कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस कीजिएगा, वैसे और एक मैं बात कहना चाहूंगा फिजिक्स में, बहुत नीट के बच्चों का फिजिक्स बेसिकली उनको एक डरावना सब्जेक्ट उनका फिजिक्स ही रहता है। तो फिजिक्स में वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर स्किप मार के चले जाते हैं। लेकिन मेरी अगर एडवाइस सुनेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने वो चैप्टर थोड़ा भी किया है तो एटलीस्ट उसके फॉर्मूलेस तो देख के जाइएगा, क्योंकि आप मान लीजिए आपके पूरे के पूरे चैप्टर से सब वो अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1-2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो पूछ लेगा। लेकिन आपको क्या पता, अगर आपका वो रेडी नहीं रहेगा, आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले भी याद नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे फॉर्मूलेस? वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे जब आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है? ठीक है, तो जो भी चैप्टर आपने नहीं किया है एटलीस्ट उसके फॉर्मूलेस तो देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री का जो फिजिकल पार्ट है वो जैसे मैंने फिजिक्स बताया वैसे कंप्लीट फिजिक्स की तरह रिवीजन कीजिएगा। फॉर्मूला देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा और क्वेश्चन पीवाईक्यू रिवीजन करने बैठ जाइएगा। लेकिन नया से कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपने बनाया है, चाहे वो पीवाईक्यू हो,
क्लास के नोट्स का क्वेश्चन हो, चाहे जहीं से भी आपने वो क्वेश्चन पहले बनाया हो उसी को रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने पहले अपना मॉड्यूल सॉल्व किया है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी रिवाइज कर लीजिएगा। ये नया क्वेश्चन बनाने मत बैठिएगा, जो क्वेश्चन आपने किया है आपके वही क्वेश्चन रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। देखिए ऑर्गेनिक का सबसे मेन दिक्कत क्या है कि बच्चे रिएक्शंस को रटने जाते हैं। वो अच्छी बात नहीं है रिएक्शंस को रटना, आपका मैकेनिज्म आना चाहिए। मान लीजिए अगर अभी तक भी आपने मैकेनिज्म नहीं सीखा है तो अभी भी आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको रिएक्शंस आते हैं, ऑर्गेनिक आता है, तो आप बस मैकेनिज्म प्रैक्टिस कीजिए, मैकेनिज्म से बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप अगर मैकेनिज्म से बनाएंगे तो आप 10 क्वेश्चन बना पाएंगे, लेकिन आप रटेंगे तो आपसे एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो अगर अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इनऑर्गेनिक। अब बच्चों इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं कि बस एनसीईआरटी खोला और धर 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 रटना शुरू। ऐसे नहीं हो, ऐसे इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी जाती है। इनऑर्गेनिक सबसे बेस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू इनऑर्गेनिक रिवाइज कीजिए। जैसे कि आपने फिजिक्स जैसे किया वैसे ही आपने केमिस्ट्री किया, वैसे ही इनऑर्गेनिक भी वैसे ही करना है आपको। कि नोट्स खोला, एनसीईआरटी खोला, पूरा आधे घंटे में रिवीजन किया 1-2 चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन बनाने बैठ गए। आपको इनऑर्गेनिक का 60-70 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर बन जाएगा। अगर आता है, नहीं आता है तो आंसर देखिए, उसको याद कीजिए कि क्या है वो, समझ रहे हैं ना। अभी नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी भी देखिए, बायोलॉजी का तो सिंपल रूल है कि लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर फंसने वाले हो, याद नहीं है तो फंसने वाले हो। बायोलॉजी में, बायोलॉजी में आप बेस्ट है, इनऑर्गेनिक जैसा ही बायोलॉजी आपको करना है। बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी एकदम चाट लेना है। एनसीईआरटी का मैं अगर रात को भी उठा के कोई आपको पूछे कि ये बताओ, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकलना चाहिए। 1 सेकंड 2 सेकंड भी वेस्ट करना नहीं, क्योंकि बायोलॉजी का मैक्सिमम स्कोरिंग रहेगा पेपर में, और बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपको सबसे कम टाइम देना है। ये नहीं कि आपको बायोलॉजी पूरा आता है तो आपने बायोलॉजी 1.5 घंटे में बनाया। आप अगर मान लो कि बायोलॉजी आपने 1.5 घंटे में बनाया तो फिर फिजिक्स कितना में बनाओगे? केमिस्ट्री आधे घंटे में बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। केमिस्ट्री के लिए आपको 45 मिनट 50 मिनट कम से कम, जो एकदम फारू बच्चे हैं वो बनाएंगे। तो आपको कितना टाइम लगेगा? जिसको एक नॉर्मल, जो एक 550-600 लाएगा वो बच्चा, उसको एटलीस्ट 1 घंटे लगेंगे केमिस्ट्री में, और उसको फिजिक्स में और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। फिर आपका डिवीजन कैसे होना चाहिए? बायोलॉजी मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स में बनना चाहिए। फिजिक्स के लिए आप 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट दे दीजिए, और फिर आपका बचा केमिस्ट्री के लिए आप मैक्स टू मैक्स 1 घंटे। तो उसी हिसाब से मैंने जैसे बोला, बायोलॉजी इन 40 मिनट्स, फिजिक्स 1 घंटे 15 मिनट मैक्स टू मैक्स, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए आप 1 घंटे ले लीजिए। और आप अगर मॉक टेस्ट अभी सॉल्व करेंगे तो उसी टाइम के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मैं बस आप लोग को बस यही बताना चाहता था। तो थैंक यू, बाय बाय। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो।